अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज पहला प्रोग्राम है KN न्यूज़ के ऊपर हमारा आखिर कब तक का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर कब तक हमने नाम भी इसलिए चूज़ किया कि आज ऑलमोस्ट 76 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम उसी गर्दाब में फंसे हुए हैं और आने वाली जो हुकूमत है वो जाने वाली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाती है। अवाम के जो मसाइल हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा मालूम हो रहा है कि वे आउट कोई भी नहीं रह गया अवाम के लिए, क्योंकि तकरीबन 1 माह हो चुका है असेंबलियों की टेन्योर ख़त्म हुए। उसके बाद जो एक आपका हम ये कहते थे कि जी पाकिस्तान में अगर फेयर इलेक्शन हो, कोई स्टेबल गवर्नमेंट बने तो उसके बाद कोई मईशत जो है हमारी बेहतर हो सकती है, तो वो भी ऐसा कुछ अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल जो है, उसके अलावा महंगाई की बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है अवाम को। उसके अलावा आप हम देख रहे हैं कि बिलों के जो लोगों के बिलों के ऊपर जो उनका हाल हुआ है, और उसके बाद जो मैं बहुत अरसे के बाद 28-30 साल मुझे सहाफत में हो गए, ये एहतजाज मैंने पहली दफ़ा देखा कि ऑल ओवर द कंट्री बिलों के ऊपर जो एहतजाज हुआ है। चलो अच्छा हुआ कि चलो किसी मामले में तो अवाम जो हैं वो इकट्ठे हुए। उसके अलावा पेट्रोलियम की कीमतें, डॉलर की कीमतें बुलंदतरीन सतह पर हैं, उनको कोई रोक नहीं पा रहा। आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं और हमारे पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अब तो ये भी बात हो रही कि जी निगरान हुकूमतें लंबा चलेंगी, और ये इसमें कुछ बात में सच्चाई नज़र भी आ रही है कि एक माह के बाद सब बातें कर रहे हैं। चारों सूबाई जो निगरान हुकूमतें हैं और मरकजी जो हमारी निगरान हुकूमत है वो भी बातें सब कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इंतखाबात की बात नहीं हो रही है। और इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है, जो जुडिशरी के ऑर्डर्स की पोजीशन है, जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें अगर हम, तो वो भी सबके सामने है। बुकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, तो ये मामला बहुत ख़राब है इस वक्त पाकिस्तान के। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में बासित खान साहब हैं जो बड़े सीनियर एनालिस्ट भी हैं। माजी में हम उन्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ में ड्रामों में भी देखते रहे। PTV का जब ज़माना था बड़े अच्छे ड्रामे बनते थे पाकिस्तान में। बासित भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हाउ डू यू सी कि ये जो इस वक्त पोजीशन है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि जी निगरान हुकूमतें बन गई, केयर टेकर गवर्नमेंट्स बन गई, हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं करते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त डाउट आ रहा है कि जी इस वक्त अब ये इलेक्शंस जो हैं 90 डेज में नहीं होने, जो लीगल ऑब्लिगेशन है, आईनी ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यूर स्टांस प्लीज। देखिए काशिफ, बात ये है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान पहली दफ़ा ये हालात फेस कर रहा है। मेरी ज़िंदगी में जो मैं समझता हूँ, मैं हमारी सियासी ज़िंदगी तो है नहीं, लेकिन जो भी हमने ज़िंदगी गुजारी है, हमने अयूब खान साहब का भी देखा, माशाल्लाह भी देखा कुछ हद तक। और उसमें जो चीनी वाला मामला, जैसे आज चीनी हो रही है 250 रुपए पे पहुंच गई, क्या थी। हाँ, क्या अब थोड़ी सी बात, किस तरह लोगों ने उसके ऊपर वो एहतजाज किया और उनको बाद में याहिया खान साहब ने फारिग कर दिया और खुद तशरीफ ले आया। वो तो कुछ पैसे जो चीनी महंगी, पैसे 4 पैसे प्रति चीनी तो ये कहने का मकसद ये है कि वो एक एहतजाजी तहरीक थी। और उसके बाद जिस तरह हालात हुए 71, हम अपने जो अपना पहला जो ईस्ट पाकिस्तान बड़ा बाजू हमने खो दिया। आप देखिए जो भुट्टो साहब के बाद जो तहरीक चली है ना, जो 77 में, जी वो जो हालात हमारे मुल्क में आए थे, आपको याद होगा जिस तरीके से लोग सड़कों पर आए, और उसके बाद फिर जियाउल हक साहब ने उसको इस्तेमाल किया इस्लामाइजेशन के लिए, और वो उन्होंने फिर जो एक 11 साल हुकूमत की। तो हमारी जो तारीख है ना, वो काशिफ ये बता रही है कि हम कभी किसी जगह पर स्टेबल नजर नहीं आए, ख्वाह वो सिविलियन दौर था, ख्वाह वो मार्शल का दौर था। लेकिन बासित भाई ये बात ये है कि वो तो हम एक जबर की बात कर रहे हैं ना। जनरल जियाउल हक का तो 11 साल दौर एक आमरीत का दौर था। आज तो हम जो है जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। काशिफ, ये जो आजकल लोगों ने एहतजाज शुरू किया है ना, मुझे इससे बड़ा खौफ आ रहा है। यकीन जानिए, हम अपने घरों में अपने आप को अनसेफ महसूस करने लग गए। अच्छा, खौफ आपको क्यों आ रहा है? ये अच्छी बात नहीं कि अपने हकूक के लिए अगर बाहर निकल रहे हैं लोग। देखिए, खौफ इसलिए आ रहा है कि ये लोग बेचारे, जो आप सोचें कि हम लोग अपना अगर दाल दलिया करते हैं कितना मुश्किल से होता है, जी इनका जिनकी 30,000 40,000 50,000 तनख्वाह, वो किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह बेचारे खाना खा रहे हैं, किस तरीके से अपने सेहत के तालीम के अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं।
اب یہ جو لوگ اٹھے ہیں باہر آ کے، اس وقت آپ دیکھیں کاشف کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اس تحریک کا لیڈر کوئی نہیں ہے، لیڈر لیس جو تحریک ہے، لیڈر لیس تحریک. یس، آپ دیکھیں کہ اس میں سوائے سراج الحق صاحب جو ہے، جماعت اسلامی صاحب کچھ حد تک اس کو کر رہے ہیں، بقیہ جو تینوں ہماری جماعتیں ہیں جو بڑی پاپولر جماعتیں ہیں، تحریک انصاف ہے، پیپل پارٹی ہے، پی ایم، انہوں نے اگرچہ اس کی حمایت کی ہے لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ جو احتجاج چل رہا ہے، اب اس احتجاج نے کیا رنگ دکھانا ہے. بس بھائی ہم آگے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پہ سائرہ بانو ہیں، جی ڈی اے کی ایکس ایم این اے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سائرہ بانو، کین یو ہیئر می؟ جی وعلیکم السلام. جی سائرہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جو غیر یقینی صورتحال اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں پاکستان میں، کیونکہ جو نگران حکومتیں بنی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی اور چاروں صوبائی گورنمنٹس بھی، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن الیکشنز جو ہے ان کے انعقاد کی کوئی بات نہیں کی جا رہی. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کو کب ہمارے یہاں تو سندھ میں بڑا وہ کہتے ہیں، دیکھیں مطلب ایک پنجاب اور کہتی کہ دیکھیں تو غیر آئینی غیر قانونی حکومتیں وہاں پر چل رہی ہیں. تو یہ جو وفاق میں بھی حکومت بنی ہے، اس کی بھی نہیں سمجھ آ گئی، وہ جو جلدی جلدی میں کچھ کچا پکا پکا کر ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا. اور کسی بھی جمہوری کیا کہتے ہیں معاشرے میں، اس خیر میں تو ایک وہ کتابی لفظ پڑھ رہی ہوں، مجھے تو جمہوریت کبھی بھی نہیں نظر آئی. کیونکہ جو ہماری جمہوریت بنی ہے وہ پہلے دیکھ لیں تو پہلے ماشاءاللہ کے بعد ایک جماعت وجود میں آئی، ہم اس کو جمہوری جماعت بولیں یا کیا بولیں. پھر ضیاءالحق صاحب کے بعد ایک جماعت وجود میں آئی، پھر مشرف صاحب کے دور میں اس پارٹی میں سے جو پارٹی بنی تھی اس کے 2 حصے ہو گئے. تو جمہوریت تو میں ایک ایسے لفظ بول رہی ہوں کہ آپ سب بولتے ہیں، اس وجہ سے میں جمہوریت بول رہی ہوں. لیکن ظاہر ہے اب دنیا کو فیس کرنے کے لیے کوئی الیکٹرک گورنمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور مہذب معاشرے ملکوں میں ماشاءاللہ کے تصور کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن اب صورتحال کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن سارے یہ کیسے چلے گا کہ مطلب نہ کوئی الیکشن کا. جی آپ پھر اس جو کہہ رہی ہیں صوبائی حکومتیں بھی انلیگل ہیں پنجاب کے اور کے پی کے کی، تو میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن دوسری گورنمنٹ بھی جو بنی ہے، پروونشل بنی ہے، فیڈرل کی بنی ہے، اس کو یہ کیسے کیری کریں گے، کیسے اس کو لے کے چلیں گے آپ؟ کیا پھر اس کا مطلب ہم سمجھے کہ جمہوریت کا جو ہے بتی گل ہو گئی ہے؟ دیکھیں جمہوریت تو تھی نہیں نا، میں تو آپ کو یہی کہہ رہی ہوں جیسی بھی تھی لولی لنگڑی جیسی بھی جمہوریت تھی. جی کہاوت ہی تھی، اب پتہ نہیں اب یہ سیاستدان خود اس حال تک لے کر آئے. اگر یہ مضبوط ہوتے تو ان کی جمہوریت جیسی بھی تھی وہ جمہوریت مضبوط ہوتی. اب یہ خود ہی مضبوط نہیں ہے، تاندے تلاش کرتے ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے. اب یہ آپ کہہ رہے ملکی حالات، میں تو وہ کچھ صحافی حضرات، اب مجھے نہیں پتا ہوتے ہیں، کچھ سیاستدان بھی عقائی ہیں جو بنائے گئے ہیں، اور کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جو آج مطلب بہت سارے اقدامات کی وہ کہتے ہیں آپ فیوچر دیکھ لیں کہ اس میں چل کیا. پھر جب یہ نگراں حکومتیں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتی، عوام کو ریلیف بھی نہیں دے سکتی، تو پھر اگر 6 مہینے 3 مہینے کے لیے آنا تھا، مطلب یہ جو 90 دن کے لیے، تو اس میں تو 8-10 وزیر ہی بہت تھے. آپ ان کی وزارتوں کے تام جھام دیکھیے، نوازنا دیکھیے، اور پھر جس طرح جو کام ایک جمہوری حکومت کو کرنا چاہیے وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، بہت اچھی بات ہے کہ ملک کی گرتی ہوئی معیشت کو وہ سنبھالا دے رہے ہیں، لیکن کام تو وہ سیاسی جماعتوں. اچھا آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ گورنمنٹ اسمبلی کے ٹینیور ختم ہوا، اسحاق ڈار بھی باہر چلے گئے، شہباز شریف صاحب بھی باہر چلے گئے، آصف علی زرداری بھی باہر چلے گئے، بلاول بھی باہر چلے گئے، اور اس کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو بھی بڑی کنٹرولڈ خبریں ہیں کہ جی کراچی میں سے شازیہ مری اور دوسرے لوگوں سے اربوں روپیہ ان کے گھروں سے برآمد ہو رہا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ کیا یہ کوئی احتساب کا شکنجہ، کیونکہ آپ سندھ سے ہیں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا کوئی پیپلز پارٹی کی طرف بھی کوئی اجزا بڑھ رہا ہے احتساب کا؟ نہیں جی، ایک تو پہلے آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ سب باہر ہیں، مجھے ان پہ اب غصہ نہیں آتا، غصہ اپنے آپ پر آتا ہے، عوام پر آتا ہے. تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ اپنے منہ سے چپیٹ مارنے دل کرتا ہے.
کہ مطلب پھر یہ عوام پھر ایسے لوگ ہم اپنا لیڈر یا وہ نجات دہندہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا کوئی بھی چیز یہاں پر ہے ہی نہیں, کوئی اسٹیٹ یہاں پر نہیں ہے. باقی رہے آپ نے ایک ایسی نارمل بات کر رہی ہوں, کیا کرپشن صرف سندھ میں ہے؟ کیا پنجاب کے پی کے اور بلوچستان میں نہیں ہے؟ اور شکنجہ کس تو یہ دیکھیے بازو مروڑنا میرے خیال میں اس کو بولتے ہیں. بازو مروڑنا بولتے ہیں. تو بازو مروڑ کے چھوڑ دیا جائے گا؟ تو دیکھیے نا, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا اگر خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پہلے دیکھیں کہ بھی باجوہ صاحب نے ان کو فائل دکھائیں, یہ کیا وہ کیا, تو یہ تو پھر بازو مروڑنے ہوئے نا. اگر آپ ہم خلاف ہیں اس احتساب کے عمل کو جی پورا ہونا چاہیے, تو وہ پھر پورے ملک میں ہونا چاہیے. کیا پنجاب میں ابھی جو کرپشن کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں, ان کے جو 50 بل اور 25 یونیورسٹیاں, چینی, تیل, جو بھی سکینڈل دیکھ لیں, کیا آج آ کے کرپشن, میں ایک بالکل نیوٹرل ہو کے بات کر رہی ہوں, کیا آج آ کے کرپشن صرف سندھ میں ہے؟ نہیں, میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے سائرہ بانو. آپ کی کرپشن تو پنجاب میں بھی تھی, آل اوور دا پاکستان ہے, لیکن یہ آپ اگر دیکھیں کہ مین کرپشن کے جو موجد تھے وہ میاں نواز شریف فیملی اور آصف علی زرداری فیملی تھی. ان کی شاخیں ہی ہیں چاروں صوبوں میں. لیکن آپ نے دیکھا کہ نیب کی جو آپ اس اسمبلی کا حصہ تھی, جس میں نیب کی قانون سازی کر کے اس میں جو ترامیم کہتے ہیں, ترامیم تو نہیں ہوئی لیکن قانون سازی سے وہ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کروا کے باہر بھاگ گئے. تو پھر یہ کیسے معاملہ چلیں گے؟ ویسے ایسے ہی چلیں گے جیسے آپ اور ہم دیکھتے رہے ہیں. کوئی کیسے کردار تک پہنچے گا نہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ دباؤ یا کیا, انصاف دکھتا نظر آنا چاہیے. دکھے ہمیں کہ ہاں ایک پتیڑا اٹھایا ہے تو پھر اس سے کیا کہتے ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. یہ نہ ہو کہ ہاں یہ اور اس کے بعد پھر واپس پتا چلے کہ پھر کوئی کسی پہ پیار آ گیا یا کچھ ایسے. پتہ نہیں ایسے ہی ہے, مطلب جو میں سوچ رہی ہوں میں نے آپ کو سچے دل سے بتا دیا. سائرہ بانو, آپ کیونکہ آپ سندھ سے تعلق بھی رکھتی ہیں, مطلب میں اس میں تفریق تو نہیں سمجھتا سندھ, پنجاب, بلوچستان اور KPK میں, لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ عوام کا وہاں پہ رد عمل کیا ہے اس مہنگائی سے, پیٹرولیم کی قیمتوں سے, اور جو گورننس ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے ہر طرف جو بھی گورننس ہے, اور موجودہ صورتحال کو ذرا لنک کر کے بتائیے گا پلیز. ظاہر ہے بہت بری صورتحال ہے. میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ والا ایسا وقت تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ غریب بیچارے, وہ کہتے ہیں ان کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی, کہتے ہیں وہ تو اتنے دبے ہوئے. تو مڈل کلاس مطلب میں ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, ہم لوگوں کی چیزیں نکل گئی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ چیزیں کہاں سے. ابھی تو پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا جو آپ کو میں صرف اپنی تفصیل بتانا شروع کر دوں. اور یہ سب اسی طرح یہ عوام کیا بیچاری کر سکتی ہے. لیکن تھوڑا اگر میں اپنے علاقے کی طرف دیکھوں تو وہاں پر یہ کم از کم یہ ہے کہ آس پاس وہاں پر لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, اور پیر صاحب کا وہ کہتے ہیں نا کہ پوری جماعت کو حکم بھی یہی ہے. جیسے سیلاب میں مدد کی تھی, سب نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے, لنگر خانے یہ وہ کچھ بھی تھا سارا وہ کر دیا. تو ابھی بھی ان کا یہی ہے کہ اپنے آس پاس رہنے والوں کی مدد کریں. تو جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے, اکیلے ہم لوگ بات سے میں بالکل بڑی اپریشیٹیبل بات ہے جو آپ بات کر رہی ہیں, لیکن یہ ریاست کا نعمت بدل تو نہیں ہو سکتا نا جی, جو ریاست کی ڈیوٹیز ہے نہیں ہو سکتا. لیکن اب اس مشکل حالات میں بھی ایک بندہ ڈوب رہا ہے تو ہم اس کو پٹڑی پہ لیٹنے سے تو بچا سکتے ہیں نا, پل سے گرنے سے تو بچا سکتے ہیں. جب تک ان کی گول میز کانفرنس اور سر جوڑ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کریں. مجھے تو پنجابی کا وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے نا کہ وہ شیر جنگل کا بادشاہ بنا دیا, وہ بندر نو تم نے کیا کہ دیے یہ مسئلہ بادشاہ سلامت. بادشاہ سلامت ایک درخت ہے, دوسرے درخت ہے, چلانگا ماردہ ان کے ساری گلا سنو, بس میری آڑیاں جاڑیاں دیکھو. تو بس یہ ایسا ہی چل رہا ہے کہ جب تک ریلیف دینے کا آپ کا جو لطیفہ ہے یہ تو ان کی گورننس پہ آتا ہے, اسپیشلی جو ابھی گورنر جو ہماری پنجاب پہ حکمران گئے ہیں ان کے بارے میں بڑے تسلسل سے, اور یہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل نہیں تھا لیکن چینلز پہ یہ بات ہوا کرتی تھی کہ آنیاں جانیاں ان کی دیکھیں اور پرفارمنس کچھ نہیں ہے. اچھا, میں اب اس وقت جو ریاست کے معاملات ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ سے تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر لیں. تو جیسے پرویز الہی صاحب کو ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اور جج کے فاضل جج کے آرڈرز کے بعد بھی
अरेस्ट करके इस्लामाबाद लेके जाया गया। उसके बाद आज आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद पे कंटेम्प्ट भी लगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इनको पेश किया जाए कल। हाउ डू यू सी ऑल दिस सिचुएशन कि जिस वक्त हम देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ की भी बात करते हैं, डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, फिर रियासत की भी बात करते हैं, तो इस किस्म के जो मामला पे आपका टेक प्लीज। पता नहीं, अगर मैं वो जज होती, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं तो वो मैं उधर ही छोड़ देती कि जब उनका वाज़ेह अहकामात थे कि ये कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, ये तो वही बात है ना कि चढ़ाने वाली बात है कि ये ले बेटा जो करना कर ले, तो हुक्म की कोई अहमियत नहीं है। तो जब ऐसी हुक्म की अहमियत नहीं, आप देखिए सुबह क्या होता है। एक तो वो आप तो बड़ा सिंपल से कहती है मैं छोड़ दी थी वो ओहदा, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं छोड़ता। ट्रेन के हादसा होते हैं, बड़े सामनेहात होते हैं। हाँ, पुल गिरे, कराची में पुल गिरे ट्रेन के हादसे, ये वो हादसे वो हादसे, और फिर वो कहते हैं कि वो बस नाक के पक्के होना पड़ता। शायद मेरा भी कोई इतनी पक्की नहीं हुई नाक की, लेकिन मुझे बताइए कि मतलब मेरे घर में मेरी कोई औलाद, जाहिर चीफ जस्टिस का जो मुल्क कायम नहीं इंसाफ पर है, वो क्या कहते हैं कौमें बनती ही इंसाफ के उस पर है, और कोई कहना ना माने, मेरा घर में मेरा कोई ड्राइवर बावर्ची कहना ना माने, तो मतलब मैं उसको क्या चुप करके बैठ जाऊंगी? मेरी तो बड़ी बेइज्जती की बात है भैया। तो सारा जो मैंने अवाम की बात पूछी, इलेक्शन जब भी होते हैं, अभी तो हमें पता ही नहीं कि कब होने हैं, होने कि नहीं होने, उसमें अवाम का रिएक्शन क्या आएगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध, वहां से हमसे कोई नहीं जीत सकता। जी जी, देखिए पीपल्स पार्टी का आप समझे ना कि अभी जो यहाँ पर आप हमेशा यहाँ पर एक चीज देखते होंगे, स्पेशली सिंध के हवाले से, घोस्ट नौकरियां, वो अभी मैं आपको क्या बताऊं कि एक एक एमएलए ने 20-20 नौकरियां बांटी हैं। मैं इसकी गवाह हूँ, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है कि जो मैं पेश कर सकूं अदालतों में। मैं आपको बता नहीं सकती, अपना ड्राइवर, बावर्ची, माली, इवन एक ने तो हद कर दी, बेगम की दर्जी को भी नौकरी दे दी कि भाई क्या दर्जी पैसे भी नहीं आप दे सकते। तो जब इस किस्म के हालात हों और आप एक घर में नौकरी देते हैं, तो वो किसी का भांजा होता है, किसी का भतीजा, का दामाद होता है, तो तीन क्या कहते हैं पहले दब गए ना। यहाँ पर तो हजारों चीजें इस तरह हैं। फिर हमारे पास बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड का भी होल्ड यहाँ सिंध में आपको याद है, अभी शादी मेरी साहिबा वो थी, तो जाहिर है वो भी अब जाके जिस इलाके में सर्वे करवा के दिया, तो अब लोग इतने एहसान फरामोश तो नहीं है। सिंध में तो यही चलता है। देखिए सिंध में और पंजाब की सियासत थोड़ी सी ऐसे डिफरेंट है। बस एक मिनट कि वो आप लोग शायद एक दूसरे की टांगें खींच लेते होंगे, लेकिन सिंध का एक ये कि यहाँ पर एक काम है, उसको कहते हैं नानी वेड़ो, कि नानी का वेड़ा है। मतलब आप जैसे अब आप मिसाल दे रही हूँ, आप सिंध से एहतिसाब की बात की, तो मेरे को मसला हुआ कि भैया बाकी भी करें, एक ये वाला इनका बाजू क्यों खींच रहे हैं। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं चाहूंगा कि कुछ लम्हे आप हमारे साथ रहे। हमारे इसार राना से ज्वाइन किया लाहौर से। इसार राना साहब, वेलकम टू द शो। इसार राना साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। राना साहब, कैसे देखते हैं ये गैर यकीनी सूरत हाल जो इस वक्त फेस कर रहा है पाकिस्तान? क्या इलेक्शन होंगे या फिर इसको डिले लंबा हम समझें? देखिए, दो चीजें। पहले मेरी राय ये थी कि इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा जी। और उसकी रीजन जो निगरान हुकूमत आई थी, उसके जो तौर तरीके थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वो लंबे अरसे के लिए आए हैं। फिर जो इंतखाबी हल्का बंदियां और ये और वो सारा कुछ मिला के फिर मुझे लग रहा था कि 4-5 से 6 महीने ले जाएंगे, 7-8 महीने ले जाएंगे, फिर उसके बाद तक चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे निगरान हुकूमत खुद जान छुड़ाना चाहती है और उनसे क्योंकि सूरत हाल समझी नहीं और वो एक गोस्ट कंडीशन में चले गए हैं, तो हो सकता है कि वो इस खौफ से कि मजीद हम बदनामी और गालियों से बचने के लिए बेहतर है कि इंतखाबात करा दिए जाए, या वो हल्के जो समझते थे कि निगरान हुकूमत जो है वो आएगी और आगे वो मामला को संभाल लेगी। शायद इस बात का इतराक हुआ कि निगरान हुकूमतों की खराब कारकर्दगी से इनडायरेक्टली उन पर भी प्रेशर आ रहा है। यही वजह इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम 15 दिन और पीछे ले जाते हैं और इस तरह की चीजें
अब जनवरी में और फरवरी की इतलात है कि ये हो सकता है इलेक्शन हो, तो ये एक सूरत हाल है। लेकिन जो IMF के जिस तरह ये हुकूमत उभे कर रही है और जिस तरह इसने IMF के आगे सर झुकाया है कि लाइक आज IMF ने जो हुकूमत पाकिस्तान का रिलीफ पैकेज था वो भी मुस्तरद कर दिया। हालांकि इससे खुद सवाल ये पैदा होता है, मैं एक जुमला कह दूं कि इससे खुद ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत हैं? क्या हमें अपने फैसले करने की इजाजत है? क्या अगर किसी रियासत के अंदर अवाम भूखी मर रही हो तो रियासत इतनी कमजोर हो सकती है कि वो IMF से इजाजत लेके अपनी अवाम को अपने साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी हमारे साथ सायरा बानो भी हैं लाइन पे। अभी यही बात हो रही थी कि रियासत कहाँ खड़ी है। आपने जो रियासत की जो पिक्चर पेश की है या हम सब भी देख रहे हैं, बासित खान साहब भी हमारे साथ हैं, तो ये तो बड़ी पैथेटिक किस्म की है। इस वक्त रियासत जो है बदतरीन शक्ल में है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप माजी में बड़ा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी सपोर्ट करते रहे, भुट्टो लवर भी रहे आप। साफी तो खैर जाहिर है कि किसी एक का लवर नहीं रह सकता, लेकिन अब जो इस वक्त जो पोजीशन आ रही है, शाजिया मरी और दूसरे मुकेश कुमार चावला, ये खबरें आ रही हैं कि उनके घरों से अरबों रुपया 60 अरब 90 अरब 80 अरब वो निकल रहा है। तो अभी बड़ी अच्छी बात की सायरा बानो ने। मैंने कहा जी कोई क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई शिकंजा कसा जा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं जी सिर्फ बाजू में रोड़ा जा रहा है। आप एग्री करते हैं इस बात से? बात यह है कि जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त, उसमें तो यही एक मैं समझता हूँ कि अंदाजे लगाए जाते हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये सिलसिला चलेगा और उसके बाद जो है वो इलेक्शन जिस तरह की प्लान था कि हम करेंगे फरवरी मार्च में, तो अब उसमें एक ये ट्विस्ट भी आ रहा था कि जी ये भी हो सकता है कि अब जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि सवाए जो है तहरीक इंसाफ के बकिया सब लोगों को खुली छुट्टी देगी, उनके बारे में पूछा नहीं जा रहा। तो ये भी एक हो सकता है कि इस जो आपकी बात ना कि सिंध वाले मामला की, तो कुछ लोग हो सकता है इसमें जेरे एताब आए और उन लोगों की, जैसे मैडम ने भी कहा कि उनकी बाजू मरोड़े जा सकते हैं या उनका शिकंजा कसना, वो तो मेरा नहीं ख्याल कोई एक बहुत बड़ा काम होगा करने के लिए। शिकार का मजीद शिकार नहीं हो सकता। बेहतरीन काम तो डेमोक्रेसी का यही होता है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है और उनमें आपस में एक प्यार मोहब्बत का और एक अच्छा रिश्ता होता है, जो कि यहाँ अभी कभी देखा नहीं गया। जो अपोजिशन में आती है आइडियल होती है, तो ये आइडियलिज्म के हम शिकार रहे। लेकिन अब ये है कि तीसरा जो सिनारियो हमें नजर आ रहा है वो ये भी हो सकता है कि जो हालात अभी हमने देखे हैं इस मुल्क में, जिस तरह लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि कल बाद में जैसे IMF वाला मामला भी चल रहा है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगानी पड़ जाए। जब वो इकोनॉमिक इमरजेंसी का हो जाए नफाज, तो फिर हो सकता है कि इलेक्शन को आगे ले जाए। आसिफ साहब, वो तो अगर आप जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, वो तो ख्वाहिश रही पिछले 1 साल से इनकी, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल शायद कोर्ट से डरते थे, क्योंकि वो अगर इमरजेंसी इकोनॉमिक लगा दें तो फिर तो इलेक्शंस को आप भूल जाएंगे। फिर तो आगे जाएंगे 2 साल भी कम से कम। ये ख्वाहिश तो शहबाज शरीफ की भी थी, उसके वुज़रा की भी थी। तो इसार राना साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी राना साहब, जी मैं सुन रहा हूँ। जो बात मैंने आपसे की थी, बड़ी अच्छी बात मेरे दिल को लगी, जो सायरा बानो ने की। उन्होंने कहा ये तसाब नहीं है, ये बाजू मरोड़ा जा रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? जी ये देखिए, बात यह है कि जो आपने अभी सवाल से पहले कहा कि मैं डेफिनेटली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी सपोर्टर रहा, जुल्फिकार भुट्टो का भी सपोर्टर रहा। तो ये एक चीज हमको समझनी चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं, राइट। और हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत चले और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं हम उनके साथ खड़े हों। हालांकि साफी किसी का कोई मुलाजिम और गुलाम तो है नहीं, लेकिन अगर हमारी जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसे हम सपोर्ट करें। और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हर दौर में हमें दबाती कुचलती रही, तो होता रहता है। जैसे मुझे PTV से निकाल दिया मरियम साहिबा ने आते ही, तो वो हम इन चीजों को जैसे मेरा पब्लिक न्यूज पे प्रोग्राम बंद कर दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं ये समझता हूँ काशिफ साहब कि आप कहते हैं कि ये हुकूमत जो है खड़ी नहीं हो रही, मैं तो समझता हूँ ये हुकूमत लेट चुकी है और इसमें मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल का बड़ा हाथ है, जो हुकूमत को कमजोर साबित करने के लिए और इसकी
नाकामियों को हाईलाइट करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं राणा साहब आपके पास दोबारा आता हूँ, बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट आउट की है बात। सायरा बानू, आप कैसे देखती हैं कि ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया, लीडरलेस प्रोटेस्ट है, ये महंगाई के खिलाफ है, बिलों के खिलाफ है, ये क्या कुछ खतरनाक हो सकता है आगे जाके? क्योंकि हमने देखा कि दुनिया में जहाँ पे लेटेस्ट 3 जो प्रीवियस इनकलाब आए उनके पीछे गुर्बत थी, वो ईरान का इनकलाब हो, वो रूस का इनकलाब हो या फ्रांस का इनकलाब हो, उनके पीछे गुर्बत थी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो अवाम है इस वक्त गुर्बत के, मैं कहता हूँ, अथाह गहराइयों में गिर चुके हैं। योर टेक प्लीज। वो अब देखिए, मतलब मेरा कोई ऐसा बयान आवाम के दिलों पे गहरा ना गुजरे, लेकिन नहीं, सच्ची बात कर रहे हैं ना जी, आप देखे ना, आपको भी लोग सुनते हैं। वो कौमें होती हैं, मतलब हम सानू आज तुसी मैच चला दो, असी ने मैच देख जाए। मैंने तो कराची में हालात देखे हुए कि जिस वक्त यहाँ पर गोलियां चलती थी और एमक्यूएम आके बोर्ड बेसन पे डंडे मार के दुकानें बंद करवाती थी, मेरे सामने एक बंदी निकली। उसके बाद फिर जिस तरह थोड़ा कोई काम था मुझे वापस तो उधर वहां टेबलें पड़ी हुई थी और खाबे चल रहे थे। बोट बेसन आपने सुना होगा, कराची का इलाका, वो फूड स्ट्रीट है जी। वो वहां पर सामने एक उसका वो हम अल्लाह करे हो जाए बाकी, क्योंकि हम तो वो कौम है कि साडा काम पूरा, बाकी जाने जूरा। ਤੁਹਾਡੇ काज दाने होने चाहिए, कोई इतना मसला नहीं है। अगर ऐसे होता तो मुझे बताएं कि कोई एक हुक्मरान आकर किसी को नहीं बोलता ना। अब आप ये जखीरा अंदोजी ले लें, अगर मैं अपने इलाके का मैं बता दूं तो वहाँ आम सी बात है, वो इसको व्यापार कहते हैं कि अभी व्यापार आए, सबको समझाते हो मिलता है, ये जखीरा अंदोजी है, तो ये व्यापार है। तो मुझे नहीं, अल्लाह करे आवाम निकल आए अब ये लेकिन आई एम सॉरी, मतलब जैसे मैं देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप वो टर्की वाला और ये ईरान वाला और ऐसा इनकलाब देख रहे हैं ना, तो वो हम तो वो है जो हम सोचते हैं कि 2 नफल 80 साल के गुनाह किस तरह माफ होने ने। हम तो रातों में वो किताब लेके बैठे हुए होते हैं ना कि ये नमाज पढ़ लो तो इससे 80 साल के गुनाह जाग के बराबर भी होंगे। आपका मतलब तो, बिन असल कौम हम एक मुंतशिर हजूम है, ऐसे ही है वो। देखिए ना, अब अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। इस्लाम के ऊपर ऐसी माफ करने, लोगों को माफ करने, वही बात है ना, हम वो हैं। अब ये तो जाहिर है उनके। अच्छा, मुझे एक बात सायरा बता दीजिए, एक तो वकला तहरीक शुरू होने जा रही है, ठीक है जी, और दूसरा आप क्या समझती हैं कि अगर निगरान हुकूमतों को प्रोलॉन्ग किया गया, जो चूजन रिप्रेजेंटेशन की बात हुआ करती है रियासत में भी और डेमोक्रेसी में भी, अगर उसको ना लाया गया तो फिर क्या हो सकता है? इस मुल्क में हालात किधर जा सकते हैं? हालात कहाँ जा सकते हैं? वो ये ना, मैंने पहले भी पढ़ी है कि वो मुन्नू भाई की नजर में ना की होया है, कुछ नहीं होया, की होना है, कुछ नहीं होना, की हो सकता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसका मतलब होंदा नहीं, करना पैंदा है। इश्क समंदर तरना पैंदा है, जीने नहीं मरना पैंदा है। तो अब जब हमारे अंदर ये जीने नहीं मरने पैंदे का जज्बा आ जाएगा तो हम देख लेंगे, वरना अदरवाइज तो मुझे कुछ नहीं। बाकी वकला तहरीक अच्छी बात है, मतलब इंसाफ के लिए होना चाहिए। तो वकीलों को थोड़े भी केड़े काम ने वो भी सानू पता है, जितने भी वकील, इंसाफ का जो हाल यहाँ पर हुआ है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु से किसी ने एक रियासत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा सिर्फ इंसाफ। आज इंसाफ होता तो मेरा हक खाने वाले, मैं तो किसी भी अदालत चली जाती, वहां पर हो जाते। आज वो ये ना होता कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी से जो वीडियो निकली है वो कुड़ियां भी नहीं है, वो किसी भी लड़की की हो सकती है, बस यूनिवर्सिटी की नहीं है। यहाँ पर डीएनए मैच नहीं हुआ कि उतना मैच नहीं होया, वो भाई तेरी वेली से परिंदा पार नहीं मार, फिर डीएनए कितना मैच होना है। तो आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, इस पे तो सिर्फ वही याद आता है कि चूहा भाग रहा था, उसने बोला कि भाई तुम कहाँ भाग रहे हो, तो उसने कहा भाई ये हो गया चोरी, तो कि सुना कि मज उन्हें क्या, उसने कहा पहले मैं पकड़ा गया तो मुझे 20 साल तो साबित करने में लग जाएंगे कि मैं चूहा मज नहीं। और दूसरा परवेज मुशर्रफ जी, सारा आपकी जो जमात जिससे आप ताल्लुक रखती हैं जीडीए, ठीक है जी, उसका एक अलायंस होने जा रहा है, बल्कि हो ही चुके हैं एमक्यूएम के साथ। तो आप क्या समझती हैं कि ये, आई डोंट नो कि आप अब उसके साथ हैं कि नहीं हैं जीडीए के, तो आप क्या समझती हैं कि ये फितरी है गैर फितरी है?
यहाँ पर तो देखिए जो भी अमल मैंने आज तक देखा है होश में आकर और गैर फितरी देखे, पार्टी हमारी मुस्लिम लीग फंक्शनल है, इत्तेहाद मुझे नहीं पता कि होने जा रहा है, इसलिए कि वो जो हमने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कहा था उस वक्त हलीम आतिफ शेख साहब सामने आए नहीं थे, पीटीआई की जमात सामने थी नहीं, तो इस वजह से ज़ाहिर है जमहूरी अमल था कि आगे निगरान हुकूमत बननी थी, तो उनके साथ हम लोगों ने मुशावरत करके थोड़ा सा कसरे नफसी से काम लेगी, वो सामने क्या आते बेचारे, आपको भी पता है मामला। हाँ जी, तो ये सारे बस इसी तरह ही वो चले गए। अब मुझे नहीं पता कि किसको किस कश्ती में सवार करवाया जाएगा, पाया जाएगा, लफ्ज पे आप गौर कीजिएगा। और फिर जाहिर है फिर असी जिथे मुल्क का वसी कर मुफाद होए तो उत्थे तो फिर कोई भी नहीं बोल सकता। जी राणा साहब, राणा साहब कबल वक्त बातें है ना, देखिए आगे क्या होता है। पहले इलेक्शन तो हो जाए, जैसा उन्होंने कोई कह रही थी कि माशी इमरजेंसी लग सकती है, इलेक्शन 2024 तक भी जा सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जी साहब, मैं आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं जरा इसार राणा साहब का टेक ले लूं। इसार राणा साहब 2023 साहिबा से पूछना चाह रहा था कि इतलात ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है सिंध में वो पीपल्स पार्टी को पीछे करके उन्होंने हाथ रखा है जीडीए पे, और एमकेएम की और जीडीए की कोई आपस में एक मिस्ट्री भी मिलाई जा रही है, वो जाके नवाज शरीफ से भी मिले हैं वहां पे। तो क्या सायरा साहब अपकमिंग किसी सेटअप का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि अब तो सुना जीडीए के ऊपर भी हाथ आ गया एस्टेब्लिशमेंट का। जी ये आपको जवाब जो है सायरा बानो ही दे सकती है। जी सायरा, आपने सुना जवाब उनकी बात? आवाज बहुत दूर से थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं सायरा आपको रिपीट कर देता हूँ कि वो इसार राणा साहब हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, आप जानती होंगी। उन्होंने कहा कि जी अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जीडीए के ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, और उसके बाद वो एमक्यूएम से भी मिले, एमक्यूएम के गवर्नर जो हैं वो जाके नवाज शरीफ से भी मिले। तो इतलात ये आ रही हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी को पीछे करके जीडीए को और एमक्यूएम को आगे लाया जा रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या सायरा बानो भी ये उसका हिस्सा होंगी? अल्लाह ना करे मेरे परवरदिगार, मतलब वो जरूरी तो नहीं है, कुर्सी है, मेरा जनाजा तो नहीं कि जिस पर मैंने चिपक के बैठे रहना है। ऐसी इसमें थोड़ी हुई है कि मैंने को उठाया या कोमे में चली गई हूँ। लेकिन देखिए जो ग्राउंड रियलिटी में मसला ये है कि हम ना हकीकत से आंखें चुराते हैं। राइट। पीपल्स पार्टी को खत्म करेंगे, पीपल्स पार्टी को कैसे खत्म करेंगे? अब जाहिर है वो भी अपने इलाकों के भोतार हैं, बड़े वडेरे हैं, उनके भी फॉलोअर्स हैं, उनकी भी जमीनें हैं, सरकारी हैं, गांव के गांव हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं पूरी की पूरी को? पूरी की पूरी को कैसे? मतलब मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात कर रही हूँ। अगर मैं वड्डी तानू कहना ना कि छोड़ भी सकती थी लंबी के हम लोग ये कर लेंगे, वो जाहिर है जो हकीकत है वो हकीकत है। हम हकीकत से नजरें चुराते हैं, तभी तो हम लोग फाइल में पड़े हमें। मतलब आप खुल के नहीं कह रही, पॉलिटिकल माफियाज हैं, आप ये कहना चाह रही हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं। कैसे? पीपल्स पार्टी की बात? जी जाहिर है देखिए, मैं अगर किसी को काम में कुछ छोटा मोटा काम किया तो वो करते हैं, तो 15 साल से है ना, न जाने कितने लोगों के ऊपर। इसका मतलब कि ऐसी सिचुएशन जो इसार राणा साहब ने कहा है कोई बनती है तो फिर आप उसका हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि आपने तो पिछले 1 साल में बड़ी इज्जत कमाई है, वो सिर्फ इसलिए कि आपने अवाम की बात की है, अवाम के दुखती रग पे हाथ रखा आपने और उनके मसाइल की बात की। बिल्कुल सही। अभी पिछले दिनों मैंने कहा तो फिर किसी ने मुझे कहा कि ऐसी बात मत करो, इसलिए आप प्रोग्राम में बता रही हूँ कि ये सियासत है, सियासत में सब कुछ चलता है, सियासत में कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती। आपने अवाम की खिदमत करनी हो, पावे तुम इतो करो, उतो करो या उत्ते करो, लेकिन अब एक अंदर चीज भी तो होती है ना जिसका हम नाम जमीर कहते हैं, फिर वो जागता भी है बहुत दिनों बाद ना, बाद में भी जागता है। तो देखिए मैं क्या कह सकती हूँ, इसको जागे रहने दीजिएगा। जागता ही रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। साहब आपको जवाब दीजिए आपके सवाल का। सायरा साहिबा से मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जितना वो पिछले 2 साल 1.5 साल में खुल के सामने आई है, मैं उन्हें बहादुर खातून समझता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी सवाल का जवाब शायद वो देना नहीं चाहती हैं और नहीं दिया। उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जी अल्लाह ना करे कि मैं उसका हिस्सा हूँ, यही मैं राइट की एस्टेब्लिशमेंट का हाथ आ गया इनके ऊपर।
اب یہ میں تو जिसके खिलाफ में तकरीरें करती थी। नहीं, कभी भी नहीं। देखिए, आपने हम पर हमारा यही नाम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीर साहब की पूरी एक हुर फोर्स बॉर्डर पर है। जी हाँ, हमारी तो पूरी सांगड़ और खैरपुर के नौजवान उस हुर फोर्स में हैं, और अब से नहीं है, वो तो अंग्रेजों के जमाने से जंग और हमेशा मतलब इस उसमें अपनी धरती की मट्टी, सिंध की धरती, उसके लिए उन्होंने जान कुर्बान की है। अगर इतने ज्यादा हमारे पर हाथ होता तो 2018 की जो सीट्स हैं, आप यकीन नहीं करें, टीवी के ऊपर 10, फिर 7, 5, 4, बाद में 1 रह गई गौस बख्श महर की। हमारे पीर साहब यूनुस साई सदरुद्दीन शाह वो हार गए। तो ये कौन सी मोहब्बत है कि कभी जब दिल चाहा बिठा लिया, जब दिल चाहा उठा लिया। और मुझे नहीं पता, मतलब ये कि अवाम का सोचना चाहिए और इंसान ग्राउंड रियलिटी देख के बात करे। ठीक हो गया। आप बासित साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं? बस अब ये काशिफ साहब बताना चाह रहा था कि ये जितने भी इत्तेहाद की बात कर लें आप, वो मसनूई साबित होंगे। तारीख हमें बताती यही है कि गैर मंतकी, गैर जिसे कहते हैं ये मसनूई इत्तेहाद जो भी होते हैं या कंट्रोल डेमोक्रेसी में जो लाए जाते हैं, वो पायदार साबित नहीं होते। अभी आपको देखें, 1.5 साल पहले पीडीएम की हुकूमत थी, कितनी जमातें थी उसके अंदर? 14। क्या रिजल्ट आया उसका 1.5 साल बाद? आज हम कहाँ खड़े हैं? तो आप क्या समझते हैं कि जब चीजें ऐसी होंगी, अगर 2 धड़े या 3 धड़े? आपने बात कर दी, मैं तो ये कहता कि था तो हमने पीपीपी और नून लीग का भी देख लिया ना। जी हाँ, तो वो तो रिजल्ट ऐसे नहीं आएंगे। रिजल्ट वही आते हैं जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जो कि आईनी हदूद में रहते हुए जो आइन बताता है 90 रोज में वो करवाए जाएं और सब स्टेक होल्डर्स को इक्वल चांसेस दिया जाए, तभी इस मुल्क में अमन हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और फिर उसके बाद वो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो सारा ये जो आप भी बात कर रही है, बासित साहब भी कर रहे हैं, हम भी करते हैं, चूजन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात करते हैं। 70 के बाद सब कहते रहे, कभी नहीं हुए, हमेशा दूसरी पार्टीज ने इसको किया। और इनको ये जो लिक्यूनाज हैं, जो करप्शन का बायस बनते हैं, जो मैनिपुलेट करने का बायस बनते हैं, इसके ऊपर भी किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। जो गवर्नमेंट में आ जाते हैं वो खुशी के शादियाने में जाते हैं, दूसरे कहते हैं हमारा मैंडेट स्टील कर लिया गया। तो फिर ये कैसे मामला चलेंगे? मैं आपसे जो लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि ये हालात जो इस वक्त आप देख रही हैं, हम देख रहे हैं, उसमें पीएमएलएन जो है बड़े शद्दोमत से कह रही कि 15 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ जो है इस्लामाबाद नहीं आएंगे, लाहौर आएंगे। उसके बाद कोई डिफरेंस आएगा क्या? अवाम उनको फिर उसी तरह अपने कंधों में बिठाएगी या फिर गैज़ो गजब का सामना भी करना पड़ सकता है उनको अवाम के? ये आपने मुझसे पूछा? जी जी। तो देखिए, 18 अक्टूबर ये लोग शोर शराबा मचा रहे हैं कि जिसपे तो आज एहतजाज साहब ने भी कह दिया कि दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है और ये फायद ईसा का। फिर ये कहते हैं हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, कमिटमेंट हो गई है। इस किस्म के अल्फाज क्यों हमें सुनने को मिल रहे हैं? यानी कि ये सब कुछ तय है कि सब कुछ तय करो, फिर उसके बाद मैं आके सिंहासन तो बैठूंगा। तो मेरा भी ख्याल, आप देखिए 15 अक्टूबर तो अभी है, दूर है। क्या हालात होते हैं, क्या हालात नहीं होते, ज़्यादा की पार्टी। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल गई ना, जो मांगते थे वो। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिली है? वोटर्स नहीं है ना आप। वो मिल गई, लेकिन उनके भाई तो भाग गए ना वजारत उज़्मा छोड़ते ही। हाँ जी, वो तो चले गए और ज़ाहिर इलाज करवाना था यहाँ पर, तो हम कीड़े मकोड़ों के पास ये अस्पताल है, तो ये नहीं वो होगा। देखिए, थोड़े बहुत तो नाराज जो उनके सपोर्टर्स जो चले गए, तो कहते हैं कि बड़ों की थोड़ी इज्जत का ख्याल आ जाता है, वो वापस आ जाएंगे। मसला ये है कि ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? इनके पास वोटर्स नहीं है, किसी के पास भी वोटर्स नहीं है। लोगों को शऊर आ चुके हैं। अब नहीं जाने के लोग मुझसे पूछ लें, कोई ना कोई गुस्सा उस पोलिंग बूथ में जरूर निकलेगा। सारा साहब, आप एग्री कर रहे हैं सारा बानों की बात से कि वोटर्स नहीं है इन पार्टीज के पास? मैं बिल्कुल सायरा बानो साहब की बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं कि मेरा दावा है कि जब तक आप वजीर आजम हाउस उठा के बरतानिया नहीं ले जाते और वहां पे कुर्सी रख के नवाज साहब को ये नहीं कहते कि सर ये कुर्सी या वजीर आजम हाउस अब आप इस पर तशरीफ रखें, तब तक वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। दिस चेयर इज वेटिंग फॉर यू। आदि है
कि अगर आप आए तो भूख से और नंगे जो लोग हैं, चाहे उन्हें पल्ले से टमाटर खरीदने पड़े, वो टमाटर खरीद लेंगे आपके लिए। और फिर नून लीग का कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी ये महंगाई, चाहे ये जितना मर्जी इनका मीडिया सेल शोर मचा ले इस हुकूमत को ऊपर डालने की, लेकिन जो बीच वो बो गए वो अब कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वो इतने भोले नहीं है। पहले भी 2 दफा वो एक जलसे में कह चुके हैं, जब किसी ने कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, तो उन्होंने बकायदा शटअप कॉल दी कि मैं 2 दफा आया, मेरे पीछे एक भी बंदा नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपको याद होगा जब ये अक्सर गिला करते थे कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुफाहमत का दिया असेंबली में खड़े होकर कहा आइए हम डायलॉग करें, मुफाहमत करें, तो नहीं माने। आज जब इमरान खान साहब जो है वो भी कहते हैं कि जी हाँ मैं मुफाहमत के लिए तैयार हूँ, एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि सब जमातों के साथ करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर वो ये कहते हैं जी कि अब वक्त गुजर गया है, तो मैं समझता हूँ कि खुदा से खैर की तवक्को रखनी चाहिए। ये बामी इत्तेफाक के साथ ही ये मुल्क चलेगा, ये नहीं होगा कि कोई आदमी को आप आउट करें, किसी को इन करें। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, आप मुझे ना मुफाहमत सारी सियासी जमातें तो छोड़ दीजिए, इसमें से आधी अताई सियासी जमातें हैं, ये टेबल पर बैठना पड़ेगा। इसमें जो हकीकत है ना, हम ऐसे छुप छुप के नाम लेते हैं, इसमें सियासतदान, इसमें हमारी सहाफत, इसमें हमारी जुडिशरी, इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, 5 लोग जब तक नहीं बैठेंगे ये मसला नहीं हल होगा। बैठ के अपने दायरे का तयन करेंगे और फिर उसके बाद होगा, फिर खाली सियासी जमातों से नहीं होता। बड़ी अच्छी बात आपने कर दी कि सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, जिनको माइनस किया गया है, जिनका नाम लेना जो है जुर्म है, उनको भी बिठाना पड़ेगा। इसार राणा साहब आपका टेक। देखिए बात ये कि बिल्कुल बैठना पड़ेगा, ये तो सबको समझ है, लेकिन जो उन्होंने बिठाना है वो बैठने देंगे तो बिठाएंगे ना। अब नवाज शरीफ हो या वो जरदारी हो, तो ये इनकी कहाँ इतनी हैसियत और औकात है कि ये खुद अपने तौर पे कोई फैसले करें। वो तो जाहिर मुख्तार लिए हुए लोग हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये ख्वाब कभी पूरा हो सकेगा कि ये सियासतदानों को एक टेबल पे बिठाना है, ऐसे ही है जैसे डड्डुओं को एक तकड़ी में डाल देना, फुदक जाते हैं, फुदक के गिर जाते हैं नीचे। तो ये मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन है। अगर ऐसा मुमकिन होता, हम सियासतदान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसने अपने माजी से कभी सबक नहीं सीखा। मुफाद परस्ती भी जो इसार राणा साहब, मुफाद भी तो इन्होंने हासिल किए हैं इनमें से बहुत से सियासतदानों ने। मैं बोलूं? जी बोलें, जी प्लीज। देखिए ना, अब ये पिछले का भी सारा कुछ हुआ, उसमें कुछ लोगों का ताल्लुक उस इलाके से था जहाँ पर कुछ जानवरों की लड़ाई बड़ी मशहूर थी। तो बड़े लोगों को शौक होता है ये लड़ाई। अच्छा। और फिर साहब ने लड़ा दी। मैं सॉरी कुत्तों की लड़ाई की बात कर रही हूँ कि उस इलाके में कुत्तों की लड़ाइयों का बड़ा वो मैच होता था। फिर उन्होंने दिल सरदार साहब ने लड़ा दिए, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज जानता कानूनदार जैसे। लेकिन सारा साहबा ये का आखिर कब तक? देखिए इसमें तो फिर सबको वो कहते हैं ना, यक जान यक आवाज होते, लेकिन ये लोग नहीं उठेंगे। जैसे राणा साहब ने बिल्कुल सही बोली कि जिस वक्त आप करप्शन में बिछड़े हुए हो, आप किसी के काने हो, तो आप नहीं उठ सकते ना उस पावर के साथ। थोड़ी सी चीज तो हम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं उठ सकते। काशिफ साहब एक और चीज बड़ी अहम है कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये मियां नवाज शरीफ साहब की इज्जत में अगर इजाफा चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इनकी इज्जत में तभी इजाफा होगा अगर ये इस मुल्क में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं और सबको मौका दें बराबर का, तभी इनकी अदरवाइज जो भी आज भी जाएंगे ना, इज्जत में इजाफा नहीं होगा इनकी। बासिर साहब मेरी बात सुने, 1985 से लेके अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं, मियां नवाज शरीफ ने कभी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जीते हैं जो आप ये उनसे कह रहे हैं? ये उन्होंने थोड़ी कराना, उनके लिए तो सजी सजाई कुर्सी, जैसे इसार राणा साहब कह रहे हैं, वो तो हमेशा उस पर ही बैठे ना आके। तो अल्लाह ही हाफिज़ है जनाब। जी साहिरा साहब आप कुछ कह रही थी। मैं लास्ट आपका जो है टेक लेना चाह रहा हूँ साहिरा बानो साहबा। सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ कि ये जो मुल्क की मौजूदा बदतरीन सूरत हाल है, गो मगो की सिचुएशन है, हम केओस में रह रहे हैं, मतलब आप समझती हैं ना जी केओस में। तो ये मामला अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ, चूजन रिप्रेजेंटेशन मत ना आई, इलेक्शंस ना किए गए, तो IMF, सऊदी अरब और वर्ल्ड जो पार्स है
وہ ہمیں بالکل بیل آؤٹ کرنے کے لیے اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ اس حالت میں تیار نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا پاکستان کا؟ بس جیسے زندگی گزارتے ہیں ایسے، لیکن اب یہ نہیں ہوگا، ان کو سوچنا پڑے گا. یہ جو بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کے پاس مطلب یہ تھنک ٹینک ہے، ان کو سوچنا پڑے گا کہ بس بہت ہو گیا، اب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. دیکھیے نا کہ جب وزارت خارجہ بھی منع کرتی ہے. رننگ آؤٹ آف ٹائم. سارا بانو صاحب مجھے لاسٹ ٹیک لینا ہے اسحاق رانا صاحب کا. اسحاق رانا صاحب یور ٹیک پلیز، لاسٹ ٹیک مختصر سے دے دیجئے. دیکھیے میں یہ سمجھ، اگر آپ نے پی ٹی آئی کو مائنس کر کے انتخابات کیے تو ملک کے اندر سیاسی استحکام کے بجائے مزید جو تفریق پیدا ہوگی. اگر آپ نے انتخابات فیئر اینڈ فری کرانے ہیں تو آپ کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو موقع دینا پڑے گا، ادروائز آپ پاکستان کے اندر ایک نیا جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ سینٹی ول پریویل. اسی وقت جبکہ ہم سب کا متفقہ رائے میرا خیال یہی ہے کہ ایک الیکشن ٹرانسپیرنٹ، صاف، شفاف اور تمام پارٹیز کو مساوی موقع ملے. تینوں گیسٹوں کا بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کا آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا آخر کب تک کے لیے. ویورز آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کوشش یہ ہے کہ آپ تک جو اصل بات ہے وہی پہنچائی جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.